जनरल साहब, बशीर मेमन के इल्जामात पर जाहिर है हुकूमत ने भी रद्द-ए-अमल दिया। एक तो हुकूमत कह रही है कि बेबुनियाद इल्जामात हैं। शहजाद अकबर साहब ने लीगल नोटिस भी भिजवा दिया है। लेकिन गुज़िश्ता रोज़ पीटीआई की कुछ रहनुमाओं की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई। उन्होंने कहा कि बशीर मेमन साहब मुस्लिम लीग नून के बहुत करीब रहे हैं और उन्हीं की गवर्नमेंट में डीजी एफआईए भी उन्हीं की हुकूमत में जो है उन्होंने लगाए। तो वो कह रहे हैं कि यही वजह है कि 2.5 साल के बाद, 2.5-3 सालों के बाद उनको ये इल्जामात याद आए हैं और टाइमिंग के हवाले से भी बड़े सवालात उठ रहे हैं। या देखें, ये सोनिया किसी नतीजे पे पहुंचने से पहले आई थिंक दो चीजें जरूरी हैं। सब एक तो ये देखा जाता है कि ऐसी एपिसोड में जो बंदा बात कर रहा है, ये इल्जाम लगा रहा है, उसका अपना स्टेटस क्या है, कितना रिस्पॉन्सिबल है, किस पोस्ट पे रहा है, और उससे आप एक ऑर्डिनरी आदमी है या बहुत इंपॉर्टेंट की फिगर है गवर्नमेंट की। और सेकेंडली, हुकूमत जिसके खिलाफ इल्जाम लग रहे हैं उनका रवैया क्या है और उनकी कारकर्दगी और उनकी शोहरत क्या है इन केसेस के अंदर, इससे पहले जो नैब भी हो रहा था। अभी आप देखें कि शिकायत करने वाला बंदा जो कर रहा है वो एक डायरेक्टर जनरल एफआईए है। आल्दो एफआईए हो या नैब हो या ये अदारे, हमारे क्रेडिबिलिटी इनकी बहुत इरोड हो चुकी है, बट इवन देन इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पोस्ट। और इसके ऊपर एक बंदा बैठ के जो उतरता है तो वो हर बात सोच के करता है, बिकॉज ही नोज इसके रिपरकशंस भी हैं और उसको क्यों झूठ बोलना है। और दूसरा आप ये देखें कि ये हुकूमत जो है इसका आए दिन रवैया ही सिलेक्टिव जस्टिस वाला है। ये तो हर चीज के अंदर इनकी इन्वॉल्वमेंट है और ये तो छुपाते भी नहीं है, प्राइम मिनिस्टर से लेके नीचे तक, कि मैं देखूंगा मुंह पे हाथ डाल के कहते हैं, छोड़ते नहीं है। मैं कल गया हुआ था लाहौर, मिला शहबाज शरीफ साहब से, तो वो कह रहे थे कि जो ही मुझे अरेस्ट करके ले गए तो अंदर उस दिन प्राइम मिनिस्टर भी लाहौर में थे, तो ऑर्डर आया जी कि चारपाई भी विड्रॉ कर लो और खाना भी कहो कि ये कैदी के साथ खाएगा। तो उसके बाद वो तारड़ को भेजा हमने, मैं रात को नीचे लेटा और उधर तारड़ को अपने को बैरिस्टर को भेजा, कोर्ट में गए, कोर्ट ने कहा जी ये कन्विक्टेड नहीं है, ये अंडर ट्रायल है और इसलिए ना आप चारपाई विड्रॉ कर सकते हैं और खाना भी उनको अपना होगा। तो वो करके तो ये यहाँ ये नौयत है कि पर्सनल चीजें, अभी आप देखें ना, ये खुद बशीर मेमन साहब कह रहे थे, वो कह रहे हैं सऊदी अरेबिया में तो क्राउन प्रिंस के हुक्म के ऊपर बंदा पकड़ा जाता है, तो आप जो है ये ऐसे क्यों नहीं करते। ये लेकिन हमारी जो लेकिन है जनरल माइंड साहब, सेट। माजरत के साथ एक सवाल तो यहाँ पे बनता है कि अगर वाकई कोई ऐसी बात थी तो इदारे में रहते हुए कोई अफसर क्यों ये जुर्रत नहीं करता कि मुझसे गलत और गैर कानूनी काम लिए जा रहे हैं, मैं ये नहीं कर सकता और मैं अपने ओहदे से रिजाइन करता हूँ, इस्तीफा देता हूँ। इदारे में रहते हुए क्यों जुर्रत नहीं करता कोई? देखिए, अदारे के अंदर रहते हुए आप वहां एक बगावत का ढोल नहीं बजा सकते फौरी तौर पे। आप यही कह सकते हैं जाके, जब आपको ऑर्डर मिलता है, प्राइम मिनिस्टर हो या लॉ मिनिस्टर हो या कोई, तो आप कहते हैं जी काइंडली ये देख लें, ये लीगल नहीं होगा, इस तरह मैं नहीं कर सकता। वो आर्गूमेंट ही होती है ना। आप उसी दिन जाके तो आप बाहर निकल के तो नहीं करते। और जब आपको एज ए रिजल्ट ऑफ दैट डिफाइंस के भी मैं ये कानून से हट के बात नहीं कर सकता, तो आपको सैक कर दिया जाता है, ये चेंज हो जाते हैं आप। तो उसके बाद जब आप रिटायर होते हैं तो ये फिर आपका राइट है, उसके आप बाद भी एक बताते हैं। लंबी खामोशी लेकिन के बाद बोले हैं ना जनरल साहब। इसमें जनरल साहब दो चीज़ें हैं जो मुझे समझ आ रही, प्लीज़ आप ज़रूर कमेंट किए, बेग साहब इस पे बात करें। देखें, पहली तो बार बार लोग बात करते हैं 2.5 साल के वक्फे के बाद बात करना, फिर 15 दिन पहले अपनी रिटायरमेंट से 15 दिन पहले आपने रिज़ाइन कर देना, इसकी क्या वजह थी। तीसरा ये कि पंजाब में कभी भी जिसको कहना चाहिए तैनाती उनकी यहाँ पे नहीं हुई थी, थोड़े अरसे के लिए हुई, ज़्यादा आप सिंध में रहे। सिंध में कहा जाता है कि जी जिस तरीके से, और बकौल एतजाज़ हसन साहब के, कि वो ज़ाती रंजिश इतनी ज़्यादा थी उनकी जरदारी साहब से, फरियाल तालपुर से, खुशी शाह साहब से, कि वो कहते हैं कि ज़ाती दुश्मनी चीज़ बदल गई थी। और फिर लोग ये भी कहते हैं कि जी बड़े हम्बल बैकग्राउंड से ताल्लुक़ था उनके वालिद साहब का भी, और मामूली सी पोजीशन पे वो अपना कहते हैं रिटायर हुए थे। उसके बाद कई हज़ार एकड़ इनकी ज़मीन है सिंध में है, वो कहाँ से आई है उसके जवाब आने चाहिए। चलें, हम इसमें नहीं पढ़ते, लेकिन जनरल साहब एक बात तो आप ये कहें ना कि जी इस वक्त जब आप आके इल्ज़ामात लगाएंगे, आपने कभी इस पे बात नहीं की। आज तो दूसरा दिन है कि आप 6 टीवी लोगों को आप इंटरव्यू दे चुके हैं, तो जाहिर सी बात है लोग तो सवाल उठाएंगे ना कि भाई ये व्हाट वेंट रॉन्ग, और ये इतना आपको किसने प्रॉम्प्ट किया ये सब करने के लिए। वरना तो अगर ऐसी एक बात होती तो वन ऑफ चीज़ हो, इंटरव्यू एक दिया ख़त्म हो गया। ये मुसलसल इंटरव्यू दिए चले जा रहे हैं और वो लंबी लड़ाई लगने के लिए तैयार है। इसके तनाज़र में लोग कहते हैं कि ये कोई आइसोलेशन में वाक़या नहीं हुआ, इसके पीछे बहुत कुछ हो सकता है। जी सर।
देखें, मुख्तलिफ लोगों की मुख्तलिफ आराम होगी। हमारे मुल्क में रिवाज है कि कंस्पिरेसी थ्योरीज भी हम देते हैं, स्पेकुलेटिव भी, हर बंदे की अपनी असेसमेंट है। कुछ कह रहे होंगे 100% ठीक है, कुछ कह रहे होंगे सारा सच नहीं भी है, तो इसके अंदर जरूर बहुत सी ऐसी चीजें हैं कि वो है। इसका हल क्या है? इसका हल ये नहीं है कि हम टीवी शो पे डिसाइड करेंगे या हम किसी महफिल में बैठ के, अदालत वो कह रहा है मुझे चैलेंज करे, मैं अपने तौर पे आपको बताऊंगा, वो अपने प्रूफ देगा। तो इसलिए बाकी टाइमिंग का डिसीजन जो है, ये जरूरी नहीं कि एक दिन वो रिटायर हो तो दूसरे दिन करेगा। दैट इज हिज ओन चॉइस कि मैं ये इंफॉर्मेशन, इट इज नॉट इम्पॉर्टेंट कि किस टाइम पे वो क्या कह रहा है। इसकी अपनी इंपॉर्टेंस जरूर है, लेकिन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंस ये है कि वो क्या कह रहा है और उसके अंदर वो चार्जेस कितने सीरियस हैं। ये एक सिटिंग गवर्नमेंट के खिलाफ ये कहना, मतलब ये दिल गुर्दे का काम है ना, बिकॉज ही नोज के सारे अदारे इनके पास हैं और ये कोर्ट के अंदर जा सकते हैं जैसे वो गए हैं। तो इसके ऊपर एक एफर्ट तो सही होगी, ये पता किया जाए कि क्या उसको सबूत कर सकते हैं, ये नहीं कर। सही। अच्छा एहतशाम साहब, एक ऐसे वक्त में जब अपोजिशन एक पूरा बयानिया बना रही है कि हमारे खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयाँ हो रही हैं, नैब ने ऐसी गठजोड़ की बातें हो रही हैं, ऐसे वक्त में इंकशाफात का सामने आना, आपको लगता है कि नून लीग के केसेस पर इंकशाफात का कोई फ़र्क पड़ेगा? देखिए सोनिया, इस बात में तो दो राय नहीं है। मैं ज़रूर ये बात कहूँगा, जनरल साहब भी जिस तरह बात कर रहे हैं और बेग साहब ने भी कहा कि ये प्राइम मिनिस्टर की किचन कैबिनेट के ऊपर बड़े संगीन नौयत की एक चार्जशीट दी गई है, इल्ज़ामात हैं, इसको आप रेडिली रिजेक्ट नहीं कर सकते। सिर्फ शहजाद अकबर साहब ये कह के जी 50 करोड़ पे हरजाना दें और इतने दिनों में माफ़ी मांगें, 15 दिन में वरना हरजाना है, और फिर इसी तरह फ़रोग नसीम साहब भी कहते हैं कि जी मेरी कभी मुलाकात ही नहीं उनसे हुई, वो भी लीगल एक्शन की बात कर रहे हैं। ये फॉर द टाइम बिंग तो हो सकता है कि जी जवाब गज़ल के तौर पे सब कुछ कह रहे हो, लेकिन अहम सवाल है कि ये जिस तरह के इल्ज़ामात लगे हैं इसके जवाब आने चाहिए। अब दो चीज़ें हैं जनरल साहब, अब लोग कह रहे हैं कि जी इस हवाले से, क्योंकि बैक टू बैक जिस तरह उन्होंने नाम लिए हैं, शहबाज शरीफ साहब का, प्राइम मिनिस्टर का नाम, फॉर्मर नवाज शरीफ साहब का, बाकी लोगों का, वो कहते हैं कि ये वक्त है PMLN के लिए, PML जाए अदालत में कि जी देखें ये बातें हुई हैं, एक फॉर्मर DG जो है ना FI ये बातें कर रहा है, एक उनको केस लेके जाना चाहिए, और अगर लेके जाते हैं तो सियासी तौर पे भी इनका फ़ायदा होगा। कुछ लोगों का ख्याल है कि जी इस वक्त जजों के दरमियान जो थोड़ा माहौल जिस तरीके से ख़राब हुआ है कुछ दिनों से जो हो रहा है, वो कहते हैं तवज्जो उठाने के लिए भी एक मामला हो सकता है। कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज अपनी जगह हो सकती हैं, लेकिन जनरल साहब एक बात तो हमें ज़हन में रखनी चाहिए ना कि जिस वक्त इस तरह के वाक़यात होते हैं, आउट ऑफ नो वेयर एक बंदा आके बोलना शुरू करता है और लगातार बकौल एतजाज़ हसन के तोते की तरह बोलता चला जाता है, तो उसको समझने की ज़रूरत है। और वो कहते हैं 54 साल की मेरी प्रैक्टिस से बताती है कि ये खाली खुली कोई बात नहीं होती, इसके डेफिनेटली कुछ पीछे होता है। और फिर वो हवाला ये भी देते हैं कि जज अरशद मलिक की जब बात हुई थी तो मरियम नवाज़ ने कहा था कि टेप आई थी उनकी टेप्स, तो उन्होंने कहा था कि मेरे पास कुछ और टेप्स भी हैं हमारे पास, तो वो उन्होंने सवालिया निशान छोड़ा उन्होंने ये एतजाज़ हसन साहब ने कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इनकी भी कोई टेप मरियम के पास हो। जी सर। देखिए, एतजाज़ हसन साहब की मैं बहुत एहतराम करता हूँ, हम इकट्ठे सेनेट में भी रहे। उनकी वन साइडेड स्टोरी होती है, वो अनफॉर्चुनेटली होम ऑन वो नून के ऊपर करते हैं।